नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में। स्टॉक काफ़ी चल चुका है। स्टॉक ने पिछले 2 सालों में 5 गुना 4 गुना रिटर्न दे चुका है और स्टॉक ने रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने रिसेंटली 5,674 रुपये का एक ऑल टाइम हाई प्राइस लगाया। उसके बाद वहाँ से ये रिवर्स हो गया, यानी कि वहाँ से ये गिरना चालू हो गया। इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि जिसने इस स्टॉक को ऊपर के लेवल पर बाय किया है, किसी ने किसी भी प्राइस पे बाय कर लिया है, तो उनको आगे क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि स्टॉक का सपोर्ट क्या निकल के आता है, अच्छा सपोर्ट क्या निकल के आता है, जहां पर हमारे लिए इस स्टॉक को लेके मौका बन सकता है। मौके से आप इशारा समझ गए रहोगे, ज़्यादा कुछ डीप बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते आगे वीडियो में हम चर्चा करते कि भाई स्टॉक का सपोर्ट क्या है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद जब ये वहाँ से रिवर्स हो गया तो क्या स्टॉक खराब हो गया, क्या कंपनी खराब हो गई, इतना क्यों इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, सारी बातें जानने की इसमें कोशिश करेंगे। तो भाई वीडियो में कुछ टाइम पास नहीं करते, सीधा वीडियो को ही हम स्टार्ट कर देते हैं। अभी देखो इसका प्राइस चल रहा है 4,770 रुपये के आसपास। इसका ऑल टाइम हाई था 5,674 रुपये। स्टॉक में अच्छी खासी वॉल्यूम चल रही है, यानी कि स्टॉक काफ़ी लोगों के चर्चे में, यानी कि लोगों के पोर्टफोलियो में भी है और लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं अभी तक इस स्टॉक के बारे में, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है और मेंटेनेंस वगैरह का काम करती है। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, यानी कि ये सरकारी कंपनी है। या आप बोल सकते हो कि ये सरकार जो सरकारी कंपनी रहती है ना, उसमें कि ये नवरत्न कंपनी, यानी कि सरकार की काफ़ी फेवरेट कंपनी है, क्योंकि इसका काम काफ़ी मेन काम है, एयरक्राफ्ट बनाना, मिसाइल बनाना, ड्रोन बनाना, एक्सपोर्ट भी करते बाहर के कंट्री में। तो आप इनके वेबसाइट पे देख सकते हो कि ये कौन से हेलीकॉप्टर वगैरह बनाते हैं। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधा इनके बैलेंस शीट, बुक वैल्यू, उसके बाद इनके ऊपर कर्जा है कि नहीं वो भी देखने की कोशिश करेंगे, ताकि जो इसमें इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टेड है, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सके इस स्टॉक को लेके। तो मैं पहले आपको इस स्टॉक के बैलेंस शीट वगैरह पे लेके चलता हूँ, फिर बात करेंगे कि आगे अपने को क्या करना है, फिर स्टॉक प्राइस के ऊपर भी हम आएंगे, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आ गया है। देख सकते हो कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 4,770 रुपया। इसका काम है एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, रिपेयर, मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग भी करना, मेंटेनेंस भी करना। बाहर के कंट्री में भी ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखना। इनका मार्केट कैप काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी तेज़ी से मार्केट कैप बढ़ा है, क्योंकि भाई प्राइस ही एक साल में 2-2, 3-3 गुना बढ़ गया, तो मार्केट कैप तो बढ़ेगा। इनका मार्केट कैप कितना अभी 3,18,000 करोड़ के आसपास, यानी कि 3,19,000 करोड़ के आसपास भी बोल सकते हो, जो कि काफ़ी तगड़ा मार्केट कैप है। एक और चीज़ है इसका, काफ़ी तगड़ा है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। मैं नीचे चलता हूँ, धीरे धीरे सारी बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका ऑल टाइम हाई प्राइस गया था 5,675 के आसपास, और बाद में बुक वैल्यू देखें तो 434 रुपये के आसपास चल रहा है। डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहा है, 0.73% का बोल सकते हो स्टॉक प्राइस के हिसाब से। आरओसी इसका जो है ना, देखो यही मैं बता रहा था, 38-39% का है, जो कि काफ़ी तगड़ा है भाई। और ऐसा नहीं कि ये लास्ट ईयर का ही 38% का आरओसी है। और मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, जिस कंपनी का आरओसी 20, 25 या 30 के ऊपर रहता है ना, जो 30 के ऊपर रहता है काफ़ी तगड़ा रहता है, और जो 20 और 25 रहता है वो भी काफ़ी तगड़ा ही रहता है। ऐसा समझ के रखो, आप समझ जाओ कि जो 20 के ऊपर रहता है वो काफ़ी तगड़ा ही रहता है। तो इसका आरओसी 38 है, और ये ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर का आरओसी। मैं आपको नीचे एक बार लेके चलता हूँ, फिर लाइन से हम लोग आएंगे, आरओसी का पूरा कर देते, फिर हम आगे लाइन से चलते। अभी देखो इनका आरओसी कंटिन्यू मेंटेन है, एवरेज 30 बोल सकते हो। देखो मैं लास्ट 2018 से पकड़ लेता हूँ ना, उसके पहले भी पकड़ना है तो 2017 भी पकड़ लो। 2017 में इनका आरओसी कितना था, 29%, 2018 में 27%, 2019 में 29, 2020 में 24, 2021 में 26, 2022 में 30, 2023 में 31, और अभी के करंट में कितना चल रहा है, 39। यानी कि इनका आरओसी मेंटेन है भाई 25 के ऊपर। आप एवरेज 30 भी बोल सकते हो, चलो मैं 25 पकड़ता हूँ, पर ये काफ़ी अच्छी बात होती है, याद रखना। इसके लिए भाई इसमें जो बायर है ना, वो जल्दी निकल नहीं रहे। जो बड़े प्लेयर भी है, जो स्मार्ट रिटेलर इन्वेस्टर है, यानी कि आप और हम जैसे जो छोटे मोटे स्मार्ट इन्वेस्टर है, उनको भी पता है भाई आरओसी मेंटेन होकर चल रहा है, आरओई मेंटेन होकर चल रहा है, और इसके इनके ऊपर डेप्ट भी नहीं है। और काम तो इनका जानते हो भाई, तगड़ा काम है, मिसाइल वगैरह बनाना, ताकि पाकिस्तान को उड़ा सके। मजाक कर रहा हूँ मैं, अभी आगे चलते। आरओई इनका 28 है, तो आरओसी आप समझ गए ना, काफ़ी तगड़ा। इसके वजह से स्टॉक में बायर्स काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। नीचे आते सेल्स ग्रोथ 9-10% की है, सरकारी कंपनी, लिमिटेड ऑर्डर मिलते हैं, तो लिमिटेड ही मिलेंगे, मतलब जिनको जितने मिसाइल की ज़रूरत है उतना ही मंगाएंगे, ऐसा बोल सकते हो। बाद में नीचे आते तो देखते हैं हम इनके फाइनेंशियल रिजल्ट। अभी इन्होंने जून का अपना क्वार्टर का रिजल्ट भी अनाउंस किया था,
तो देख सकते हो कि इस बार इनका रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब आया था। इसके वजह से भी बोल सकते हो स्टॉक काफ़ी दबाव में देखने को मिला और ज़्यादातर पीएसयू जो सरकारी कंपनी है उनके इस बार रिज़ल्ट ख़राब ही आए हैं। इन्होंने, मैं पढ़ भी देता हूँ, जून 2024 में इन्होंने 4,348 करोड़ का सेल्स किया था और लास्ट क्वार्टर में इन्होंने कितना 14,770 करोड़ के आसपास का सेल्स किया था। यानी कि सेल्स में बोल सकते हो ऑलमोस्ट 80% के आसपास की गिरावट भी बोल सकते हो आप। मतलब आधे से भी ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिला है। नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा गिरावट देखने के लिए मिला है। नहीं तो इनका नेट प्रॉफिट हमेशा लास्ट, अगर एक सेकंड नीचे ईयर ऑन ईयर देख लेता हूँ मैं, हाँ, नेट अगर प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बोलूँ तो इनका नेट प्रॉफिट डिसेंट ही रहता है। ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, पहले क्वार्टर एंड क्वार्टर पूरा कर लेते, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर में नेट प्रॉफिट काफ़ी अप एंड डाउन है, क्योंकि लास्ट जून क्वार्टर से हम लोग गिनती करें तो 814 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद 1235 1254 का नेट प्रॉफिट, 1254 करोड़ का नेट प्रॉफिट। उसके बाद मार्च के क्वार्टर में 4,252 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फिर हो गया 1,436 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अब इसमें नेट प्रॉफिट इनका कम क्यों आ रहा है? क्योंकि रेवेन्यू और सेल्स की वजह से। तो अप एंड डाउन होता रहता है क्वार्टर एंड क्वार्टर, पर आप अगर लंबी अवधि के लिए इसमें हो, जैसे कि 2 साल 3 साल के लिए, तो आपको ईयर ऑन ईयर इनका नेट प्रॉफिट देखना चाहिए, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखो स्टॉक ऊपर नीचे होगा क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से, इस बात को ध्यान देना। अभी नेट प्रॉफिट देखो इनका मैं 2020 से ही पकड़ लेता हूँ। 2020 में इनका नेट प्रॉफिट था 2,842 करोड़ के आसपास, पर अभी इनका नेट प्रॉफिट कितना हो गया है? 8,216 करोड़ के आसपास। यानी कि बोल सकते हो ऑलमोस्ट 2.5 गुना इनका नेट प्रॉफिट हो गया है पिछले 4 सालों में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एकदम अच्छा है, मतलब अच्छा ही बोल सकते हो, बुरा भी नहीं है भाई। क्योंकि 3-4 सालों में नेट प्रॉफिट का डबल से ज़्यादा होना वो अच्छी बात होती है भाई किसी भी कंपनी के लिए, इस बात को ध्यान देना। सेल्स की, रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा इनका कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। देख सकते हो स्क्रीन पर सेल्स दिखा देता हूँ। ये देखो 2022 में 21,445 करोड़ का था, फिर 2020 में 21,445 करोड़ का था, फिर 2021 में 22,882 करोड़ का हो गया। उसके बाद 2023 में 26,928 करोड़, फिर अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में चल रहा है 30,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इनका, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्टॉक में काफ़ी हाई बन चुका है, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी मतलब तेज़ी से भागते हुए हमको दिखाई दिया। मेरे बोलने का मतलब कि इनका देखो लास्ट 3 ईयर में सेल्स ग्रोथ रहा है 10%, पर स्टॉक भागा 104% की स्पीड से। तो ओवर वैल्यू भी बोल सकते हो, इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है। आगे बात करेंगे कि लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं बाहर निकलने का। मेरे को एक चीज़ काफ़ी अच्छा और लगा, इनका रिजर्व इनका कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है हर साल। देखो मैं 2021 से ही पकड़ लेता हूँ, पिछले 3-4 सालों से, ज़्यादा दूर भी नहीं जाते। 2021 में इनके पास रिजर्व कितना था? 15,000 करोड़ के आसपास। फिर 2022 में इनके पास रिजर्व हो गया 18,930 करोड़ के आसपास। फिर 2023 में इनका रिजर्व हो गया 23,172 करोड़ के आसपास। फिर 2024 में इनके पास रिजर्व हो गया 28,000 करोड़ के आसपास। और इनके पास कर्जा वर्जा नहीं है, इस बात को याद रखना, बोरोइंग नहीं है। 49 करोड़ का कर्जा है, जो कि कुछ भी नहीं है, मतलब कर्जा कुछ भी नहीं। इनके पास अच्छी खासी, इनके पास असिस्ट भी है, यानी कि ज़मीन बिल्डिंग से लैंड बात करें तो 28 करोड़ के, बिल्डिंग्स पड़े 1887 करोड़ के, प्लांट मशीनरी है इनके पास 2700 करोड़ के आसपास, इक्विपमेंट है इनके पास 7,252 करोड़ के पास। और भी नीचे आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने अच्छा खासा अपना बढ़ा के रखा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट देख रहे हो ना, इन्होंने कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट देख लो बढ़ाया है। अभी इन्होंने करंट 2024 में 1497 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इधर अदर इनकम में जाओगे ना तो उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है दिखाई देगा आपको, 225 करोड़। तो ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे अदर इनकम में, इनको प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात है ओवरऑल। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो, पब्लिक ने ज़्यादा होल्ड नहीं किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि स्टॉक ज़्यादा बोल सकते हो महंगा भी है और बड़े बड़े लोग ने स्टॉक लेके रखा है, तो भाई छोटे लोग के पास जाएगा कैसे। एफआईस के पास पड़ा है 12% के आसपास, डीआईस के पास पड़ा है 8-8.5% के पास, एलआईसी के पास पड़ा है। एलआईसी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में देख सकते हो पिछले क्या भाई दिसंबर क्वार्टर में से ही पकड़ लेता हूँ। दिसंबर में इनके पास 1.59% की होल्डिंग थी, फिर मार्च में हो गई 1.89 की, और जून में हो गई 2% की होल्डिंग, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एचडीएफसी ने अपनी होल्डिंग कम की है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग की ओर ये देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि काफ़ी ओवर वैल्यू हो चुका है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, सबका अपना अलग नज़रिया रहता है। एलआईसी का नज़रिया ये रहेगा कि आने वाले टाइम में ये बहुत चलेगा, और एचडीएफसी का ये नज़रिया रहेगा कि भाई स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है तो प्राइस गिरने दो, तो नीचे के लेवल पे बाय करेंगे। तो ऐसे अलग अलग नज़रिए। बाकी प्रमोटर्स, मतलब सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी है, सरकार के अंडर है, 72% के आसपास होल्डिंग है। तो देखो ओवरऑल जो इनका मैं अब बात कर लेता हूँ कंपनी के बारे में। कर्जा नहीं है
और ऊपर से क्या बोलते कि रिजर्व अच्छा खासा इनके पास बढ़ा है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के। रिजर्व काफ़ी अच्छा है। अदर इनकम बात करूँ, अदर इनकम भी इनका बढ़ते जा रहा है। ऊपर से शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एफआईज दिया इसके पास अच्छी खासी होल्डिंग है। और प्रमोटर्स तो ठीक है, वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास तो होल्डिंग रहेगी। और आरओसी आरओई काफ़ी तगड़ा है। मतलब यहाँ तक हमने देखा ना, सारी बातें ठीक है। अब बात रही स्टॉक का प्राइस क्यों गिर रहा है, क्योंकि इस क्वार्टर में रेवेन्यू नेट प्रॉफिट कम आया, जिसके वजह से हमको दबाव देखने के लिए मिल रहा है। और प्लस ये बोलो कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि चल चुका है ना भाई। और जब ज़्यादा कोई चीज़ चल जाता है, स्टॉक चल जाता है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देती है। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस के ऊपर। अभी देखो इसका प्राइस चल रहा है 4770 के आसपास। और इसने जब अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 5674 रुपये का, वहाँ से गिरते गिरते इसने सपोर्ट कहाँ पर लिया, 4500 के आसपास, यानी कि 4500 के आसपास। और 4500 से सपोर्ट लेके वापस ये ऊपर कहाँ पे बढ़ चला, 4700 के आसपास, यानी कि जो अभी करंट प्राइस है। यानी कि सपोर्ट क्या है इसका, 4500 के आसपास। जो इसका पहला सपोर्ट निकल के आता है, ध्यान से सुनना, 4500 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता इसको तोड़ना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए। और जो दूसरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है, वो है 4000 के आसपास। यानी कि इसके ये दो सपोर्ट बनते हैं। मैं दो सपोर्ट क्यों बता रहा हूँ नीचे की लेवल्स पे, क्योंकि कल को मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ा, मार्केट में काफ़ी सेल होने लगे, पीएसयू के लिए कुछ नेगेटिव आ गया, क्योंकि आ सकता है भाई सेलिंग प्रेशर, क्योंकि आने वाले टाइम में मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं लग रहा है। तो ये वहाँ तक भी आ सकते हैं, 4100 तक भी आ सकते हैं, 4200 भी आ सकते हैं। तो उसके लिए हमको सपोर्ट होना पता है, जिसकी वजह से हम पैनिक नहीं होंगे। और जब हम पैनिक नहीं होंगे तो हमको पता है भाई इसका सपोर्ट इतना, यहाँ से थोड़ा सस्टेन करेगा, यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो इसका दो सपोर्ट नीचे है, ध्यान वापस मैं बोल देता हूँ, 4500 जहाँ से इसने लास्ट टाइम बाउंस बैक हुआ था, वो वाला सपोर्ट। और दूसरा सपोर्ट 4000 के आसपास। ऊपर्स के लेवल बता दूँ तो इसको पहला टच करना है 5100, यानी कि 5100। अगर इसके ऊपर थोड़े दिन रहता है तो फिर हमको फिर सीधा 5700 का भी लेवल दिखा सकता है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस भी जाता हुआ ये दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से पहले इसको किसी एक प्राइस पे रुकने दो, सस्टेन करने दो, थोड़ा सपोर्ट वगैरह के आसपास आने दो, फिर ऊपर के लेवल्स के बारे में सोचना। और अभी जिस हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, काफ़ी गिर भी चुका है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी ऊपर की ओर जाएगा। मार्केट का मूड माहौल ठीक रहा तो ये ऊपर की तरफ जा भी सकता है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास। और हाँ, एक चीज़ इसमें बताना भूल गया, इनके पास 90,000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर बुक भी है, इस बात को ध्यान रखना, जिसके वजह से स्टॉक में बायर्स काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इसके रीज़न बहुत सारे कि इसमें बायर्स क्यों इंटरेस्टेड रहते, क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छे खासे पड़े 90,000 करोड़ के ऊपर का, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि इनका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के आसपास का है। और जिसमें से इनके पास 90,000 करोड़ के आसपास का वो पड़ा, क्या बोलते कि ऑर्डर बुक पड़ा है। यानी कि इनका जितना भी टोटल मार्केट कैप है उसका 1/3 का इनके पास ये पड़ा है, ऑर्डर बुक पड़ा है, ऐसा बोल सकते हो, जो कि काफ़ी तगड़ा है। और आरओसी तगड़ा है, रिजर्व बढ़ते जा रहा है, अच्छा खासा रिजर्व है, कैश रीच है, और इनका काम तो काफ़ी तगड़ा है, वो तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। जिसकी वजह से इस स्टॉक को लेके बायर्स काफ़ी इंटरेस्टेड रहते, थोड़ा भी डिप आते तो माल उठा लेते और गिरने नहीं देते स्टॉक के प्राइस को, यही रीज़न है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अपन ओवर वैल्यू में इस स्टॉक को बाय कर ले या इसमें फ्रेश एंट्री के लिए सोचे, ये गलत बात है। इसके पास ऑर्डर बुक पड़ा है, आरओसी कंटिन्यू चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको 6-6 हज़ार में हम खरीद ले, उसका जो भाव है वो भाव पे नहीं खरीदे। तो इस बात को भी ध्यान रखना। बाकी सपोर्ट वगैरह मैंने आपको बता दिया, इसका 2 सपोर्ट निकल के आता है, ऊपर का रेजिस्टेंस भी आपको मैंने बता दिया। फ्रेश एंट्री के लिए जो सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी नहीं करना चाहिए फ्रेश एंट्री, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़ा मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं लग रहा है। क्या पता उस मार्केट का जो मूड माहौल जब ख़राब होगा तो ये स्टॉक हमको और डिस्काउंट में मिल सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। अगर इसमें काफ़ी कुछ अच्छा तगड़ा मौका बनेगा तो मैं वीडियो बना के ज़रूर बता दूंगा। बाकी जो ऊपर के लेवल्स पे फंसे तो उनको निकलने का मौका ज़रूर मिलेगा इस स्टॉक में। मतलब डरना नहीं है कि मेरा क्या पैसा फंस ही जाएगा, ऐसा नहीं। बाकी आपने काफ़ी ऊपर के लेवल्स पे लिया है तो भाई थोड़ा आपको अलर्ट भी रहने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल टाइम हाई प्राइस पे किसी भी स्टॉक को नहीं लेना चाहिए, इस बात को तो ध्यान रखना। अगर वो अपने ऑल टाइम हाई के पास है तो उसको अपना ऑल टाइम हाई और बनाने दो, आराम से जब बनेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तब हमको उस स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए। तो जो ऊपर्स के लेवल पे लिए, जिसने 5000 पे लिया है, जिसने 5500 पे लिया है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट एक मौका देगा निकलने का, पर मेरे ख्याल से जल्दी मौका नहीं देगा निकलने का, यानी कि थोड़ा टाइम लग सकता है ऊपर्स के लेवल जाने के लिए। क्योंकि देखो मार्केट काफ़ी ऑलरेडी चल चुका है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और ऊपर से 5-5 गुना स्टॉक हो गए, 4 गुना स्टॉक हो गए, स्टॉक का सेल्स ग्रोथ इधर है पर स्टॉक का प्राइस इधर है। तो ऐसा नहीं होता है, दोनों को मैच करना चाहिए, मैच नहीं तो थोड़ा इधर तक तो आना चाहिए।
तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा, स्टॉक का प्राइस एक जगह पे रुकेगा, कुछ इवेंट आएगा, कुछ सरकार की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आएगी लेके एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इन सब सारी चीज़ों के लिए, तब स्टॉक में हमको कुछ बड़ा मूवमेंट भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये था भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के ऊपर एक वीडियो। आई होप आपके जो सारे सवाल रहेंगे इस स्टॉक को लेके इस वीडियो में पूरा हो गया रहेगा। तो पर इसके अलावा आपको जो भी और भी कुछ सवाल रहेंगे इस स्टॉक को लेके, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम हेल्प करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अगर इस वीडियो से आप संतुष्ट नहीं हुए रहोगे, आपको लगता रहेगा नहीं मेरा ये सवाल है, ये भी पूछना है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, हम आपके सवालों का जवाब दे देंगे। तो इस वीडियो में आपको भाई कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से इस वीडियो में मैंने इस स्टॉक का डिस्कशन आपके साथ किया। तो इस वीडियो में आप भाई कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, इस बात का ध्यान रखना, केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से मैंने आपको नॉलेज शेयर किया।